गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने कल प्रस्तावना कवर किया, ठीक है, जिसको हमने उद्देशिका के रूप में जाना, जिसे हम इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं। आज हम लोग का जो चैप्टर होगा वो भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये हम लोग का चैप्टर होगा, ठीक। और इससे आपके लेवल पे जितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बनता है, वो सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग बच्चों चैप्टर का नाम डालेंगे और उसके बाद इसके सारे प्रावधान को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम हम लोग लिखते हैं पहले भारत का भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये हम लोग के चैप्टर का नाम हो गया भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र में हम लोगों को सबसे पहले बच्चों ये जानना होगा कि जैसे हम लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहला बात तो ये लिख रहे हैं कि वो संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है। तो प्रस्तावना में ऐसा कोई कंडीशन था नहीं, तो इसलिए प्रस्तावना में आपको ये कुछ देखने को नहीं मिला कि किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है, मगर यहाँ पे कंडीशन है, ठीक। तो अब देखते हैं इसको। तो बच्चों इसका भाग हो जाता है भाग फर्स्ट, और आर्टिकल कहां से कहां तक हो जाएगा? तो आर्टिकल हो जाता है 1 से 4 तक, ठीक है, 1 से 4 तक इसका अनुच्छेद हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और चूंकि संविधान का पहला भाग है तो भाग तो अनिवार्य रूप से याद रहना ही रहना चाहिए, ठीक। और पहला आर्टिकल शुरू हो रहा है तो इस वजह से इसका आर्टिकल भी 1 से लेकर 4 तक आपको ये रटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात यहां तक क्लियर। अच्छा, अब हम लोग आर्टिकल वाइज चीजों को देखेंगे। तब बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पे चर्चा करूं। जैसे क्वेश्चन आपसे बनेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हमारे देश का नाम दिया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हमारे देश का नाम है? तो अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद होगा आर्टिकल फर्स्ट। अनुच्छेद 1 जो है इसमें हमारे देश का नाम दिया हुआ है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है, ठीक। तो हमारे देश का नाम क्या होगा? तो अनुच्छेद 1 के अनुसार हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया। तो हमारे देश का नाम क्या है? भारत और इंडिया, ठीक है बच्चों। यहां ध्यान रखना, ये हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में हमारे देश के 2 नाम दिए हुए हैं, एक इंडिया और दूसरा भारत, ठीक है। वैसे अगर बात करें बुलाने को, तो बुलाने को तो हम कुछ भी बुला सकते हैं, चाहे हिंदुस्तान बुला लो, आर्यावर्त बुला लो, जम्बू द्वीप बुला लो, ठीक है ना। तो वो हमारी इच्छा है, परंतु हमारे देश का जो संविधान है उसमें नाम क्या दिया हुआ है? भारत और इंडिया। और इसी वजह से आप देखा करो बच्चों, कोई भी सरकारी आदेश पारित होता है तो अगर इंग्लिश में कोई बात है तो लिखा रहता है इंडियन गवर्नमेंट, ठीक ना, इंडियन गवर्नमेंट। और अगर हिंदी में वही बात है तो लिखा रहता है भारत सरकार। कहीं आपको ये देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, कि हिंदुस्तान सरकार या आर्यावर्त सरकार, ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक। क्यों? क्योंकि हमारे देश का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है और संविधान हमें 2 नाम प्रदान करता है, भारत अर्थात इंडिया, ठीक। ये बात क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 टाइप से बना। पहला तो ये, किस अनुच्छेद में हमारे देश का नाम दिया हुआ है? अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है। अच्छा, अनुच्छेद 1 में अगर नाम दिया हुआ है तो क्या नाम दिया हुआ है? तो भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। तो यहां तक की बात क्लियर। अच्छा, अब देखो आगे बढ़े हम।
तो हमारा जो भारत अर्थात इंडिया, हमारा जो देश, ठीक है, हमारा जो देश है, हमारा जो देश, हमारे देश का राज्य क्षेत्र कितना है बच्चों, कहां तक है, ठीक है, हमारे देश का राज्य क्षेत्र। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझना, डायग्राम से। ठीक है, ये हमारे भारत का डायग्राम, ठीक है, और इधर हो जाता है पाकिस्तान, उसको छोड़ते हैं और यहां आ जाते हैं हम, यहां लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, निकोबार, ठीक। और यहां हम लेते हैं ऐसे नेपाल को, नेपाल को, ठीक। अब सुनना बच्चों, हमारा जो भारत देश है उसका राज्य क्षेत्र, ठीक ना, भारत हमारा जो है इसका क्षेत्र, तो क्षेत्र है तो आप इसको कह लो राज्य क्षेत्र। तो भारत का राज्य क्षेत्र, यानी राज्य क्षेत्र मतलब ये है बच्चों, हमारे देश का एरिया कहां तक है, ठीक है, जहां पे हमारे कानून लागू होंगे, हमारे नियम कानून सब वहां लागू होंगे, ठीक है, वहां के आर्थिक संसाधनों का दोहन करने का अधिकार सब कुछ किसका होगा, हमारे देश का होगा। अन्य कोई देश जो है उस पर दावा नहीं कर सकता। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारा राज्य क्षेत्र कहां तक विस्तृत है। तो बच्चों ये देखो, भारत का ये जो पूरा मैप देख रहे हो, ठीक ना, भारत का ये पूरा मैप, ये क्या है, हमारे राज्य क्षेत्र में सम्मिलित है, ठीक है। और ये केंद्र शासित प्रदेश जो है ये भी हमारे राज्य क्षेत्र में सम्मिलित है, ठीक। और थर्ड जो है, थर्ड अर्जित किए गए क्षेत्र। तो अब राज्य क्षेत्र को जानना होगा बच्चों, ठीक है, राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है ये तुम लोग को जानना होगा। तो पहले बात करें तो भारत के 28 राज्य, भारत के 28 राज्य, फिर भारत के 8 संघ शासित या केंद्र शासित, 8 केंद्र शासित प्रदेश, और फिर हम देखें तीसरा तो एक्वायर्ड रीजन, अर्जित किए गए क्षेत्र, ठीक है, एक्वायर्ड रीजन, अर्जित किए गए क्षेत्र। तो ये देखो पूरा हमारा क्या है, ये हमारा राज्य क्षेत्र है, ठीक ना, यानी कि हमारा जो है इन क्षेत्रों पे अधिकार है। तो देखो दो चीजें बच्चों हमको तो साफ साफ दिख रही हैं, क्या, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना। तो ये हमारा 2 लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, फिर इसके बाद पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी, फिर यहाँ हम देख लेते हैं दिल्ली, फिर दिख जाता है हम लोग को चंडीगढ़, और यहाँ हो जाता है यहाँ जम्मू कश्मीर, और ये पूरा रीजन हो जाएगा लद्दाख का, ठीक है। यहाँ हो जाता है दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ठीक है, दमन दीव। तो ऐसे हम अगर काउंट करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश ये, और पूरा हमारे देश के अंदर जो 28 राज्य हैं। कैसे 28 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सब क्या है, ये राज्य हैं बच्चों। तो इनको पूरा मिला के हमारे इस देश का निर्माण हुआ है, ठीक है, हमारे इस देश का निर्माण हुआ है। अब यहां समझना, अर्जित किए गए क्षेत्र, मान लो भारत ने कभी आक्रमण किया, कहां, ये मान लो बांग्लादेश पे आक्रमण कर लिया, आक्रमण करके अगर बांग्लादेश को अपने अधीन कर लिया तो वो फिर कैसे हो जाएगा, राज्य क्षेत्र में वो सम्मिलित तो हो जाएगा, परंतु होगा क्या, वो किस में आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा अर्जित किए गए क्षेत्र में, ठीक है। पीओके जो किसके पास है आज, पाकिस्तान के पास, भारत मान लो इसको तो छुड़ाता ही है, साथ में इधर पाकिस्तान के कुछ और क्षेत्र को भारत अगर कब्जा कर लेता है तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया अर्जित किया गया क्षेत्र, ठीक है। तो ये हमारे संविधान में इतनी बात बच्चों अनुच्छेद 1 में आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। दूसरी बात हमारे वहां बच्चों संघ के लिए, ठीक है, हमारे वहां बच्चों संघ के लिए इंग्लिश में शब्द यूज हुआ है यूनियन, ठीक है। जबकि संघ शब्द अमेरिका में इसके लिए शब्द क्या यूज हुआ है, इसके लिए यूज हुआ है फेडरेशन, ठीक है, इसके लिए शब्द क्या यूज हुआ है बच्चों, फेडरेशन। अच्छा, यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या है, ठीक है, यूनियन और फेडरेशन में अंतर यह है कि अमेरिका का जो सिस्टम है वहां पे जो राज्यों को मिला के जो देश का निर्माण हुआ है, तो फेडरेशन वाले कंट्री में क्या होता है कि जो राज्य होते हैं उनको शक्तियां ज्यादा होती हैं, ठीक ना, उनको शक्तियां ज्यादा प्राप्त होती हैं, ठीक, और जो केंद्र होता है उसको शक्तियां कम प्राप्त होती हैं।
और तो और अमेरिका में जो राज्य हैं, ठीक है, 50 राज्य मिलके संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किए हुए हैं। तो अब ये 50 राज्य जो है वो समझौते के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि क्या, उनको कल को अगर इच्छा हुई तो वो क्या होगा, अमेरिका से अपने आप को अलग कर सकते हैं। परंतु भारत में जो 28 राज्य हैं, ये क्या है, ये किसी समझौते के साथ नहीं जुड़े हैं, ठीक है, ये किसी समझौते के साथ नहीं जुड़े हैं, ये हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। इनको भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा कुछ ये करते हैं, ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, भारत सरकार वहां पे आपातकाल का प्रयोग करके, ठीक है, कंडीशन अभी और बहुत सारे हैं, ठीक है, आर्टिकल 250 वगैरह सब तो देखा जाएगा उन सारी बातों को आपातकाल के टाइम, ठीक है, तो अलग नहीं होने देगा, समझ लो। तो ये ध्यान रखना कि इंग्लिश में संघ को यूनियन भी कहते हैं, फेडरेशन भी कहते हैं, परंतु हम लोग कौन सा शब्द यूज करते हैं इंग्लिश का, यूनियन। एग्जाम में ये बात पूछता है, ठीक ना, यूनियन शब्द यूज करते हैं, फेडरेशन नहीं, ठीक है। ओवरऑल वापस आते हैं और चीजों को फिर से देखते हैं। हम लोगों ने चैप्टर क्या देखा, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक। अनुच्छेद इसका मैंने क्या बताया, इसका अनुच्छेद मैंने बताया कि बच्चों किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में है। भाग क्या है इसका, भाग 1 है। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है, ठीक है, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में, बोर्ड पे मैंने लिखा नहीं है, अभी लिख दूंगा, ठीक। किस अनुच्छेद में हमारे देश का नाम दिया हुआ है, अनुच्छेद 1 में दिया है। क्या नाम दिया है अनुच्छेद 1 में हमारे देश का, तो हमारे देश का नाम क्या दे रखा है, हमारे देश का नाम दे रखा है भारत और इंडिया, ठीक है, इंडिया। तो ये इतनी बात तो हो गई, परंतु अब थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़े तो अब देखो यहां आते हैं दूसरे पेज से, ठीक है। आर्टिकल फर्स्ट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है, एक संघ होगा, ठीक है। यानी कि राज्यों को मिला के हमारे वहां एक देश का निर्माण हुआ है, ठीक। परंतु अब बच्चों कुछ बात यहां पे जान लो इसमें जो संघ शब्द है, ठीक ना, संघ का तात्पर्य क्या है, तो बात करें हम लोग संघ का, तो संघ है ये जो है ये शासन प्रणाली को दर्शाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संघ का तात्पर्य क्या है, तो संघ जो है शासन प्रणाली को दर्शाता है, ठीक है, शासन प्रणाली को दर्शाता है। कौन सी शासन प्रणाली, तो संघात्मक शासन प्रणाली। यानी कि हमारे वहां शासन की कौन सी प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली है। क्या होता है बच्चों इसका मतलब, तो मैंने बताया था कि संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब यह है कि जो हमारे देश की शक्तियां होंगी उसको क्या किया जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच बांट दिया जाएगा। तो मैंने इस बात की चर्चा पीछे 2-3 बार कर रखा है कि राज्य की शक्तियां, राज्य मतलब यहाँ पे देश, ठीक ना, हमारे देश की शक्तियां, ठीक है, कैसे बटी हैं, सूचियां बनाकर बटी हैं। तो एक सूची क्या है, केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। तो ऐसे सूची बना के जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, और रूल एक क्या है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और राज्य सरकार केंद्र सरकार के क्षेत्र में कोई इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, संघीय शासन व्यवस्था। तो शासन व्यवस्था का अलग से मैं बच्चों क्लास लूंगा, उसमें आपको संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, जिसको हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था अमेरिका में है, ठीक। यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम, एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक। तो ये सब क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम,
संसदीय शासन व्यवस्था, इन सारी बातों की मैं चर्चा आगे करूंगा क्लास में। क्योंकि ये सब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हैं तो वहां आपको समस्या होने लगेगा, और आपका बेस चूंकि वीक है इस वजह से मैंने उस चैप्टर को अभी नहीं पढ़ाया है। अब धीरे धीरे आपकी संविधान पे एक समझ, आपने अभी तक का जो 12-13 वीडियो जो बन चुका है, अगर आपने उसको देखा होगा तो एक ठीक ठाक समझ आपकी अब बन चुकी होगी। ठीक है, तो फिर हम इसको सबसे लास्ट में इस चैप्टर को ले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो संघ शब्द है ये क्या करता है, ये शासन प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, कि संघ जो है क्या दर्शाता है, तो संघ शासन प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, और हम देख लेकर पीछे। ठीक है, तो राज्य क्षेत्र, तो राज्य क्षेत्र में कौन शामिल है, भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित किए गए क्षेत्र। ठीक है, इतनी बात यहां क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बच्चों हम लोग अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2। ठीक है, आर्टिकल 2। अब अनुच्छेद 2 क्या है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद को, ठीक है बच्चों, संसद को यह अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, संसद को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह, यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह भारत में, ठीक है, भारत में नए राज्य का प्रवेश करा सके या उसकी स्थापना कर सके। ठीक है, उसकी स्थापना कर सके। तो अब बच्चों इसी बात को हम देखें तो भारत में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का अधिकार, स्थापना का अधिकार इसको होगा, संसद को होगा। अब यही बच्चों देखो, अब मैं 3 भी लिखवा देता हूं। ठीक है, आर्टिकल 3 भी लिखवा देता हूं, तब आपको समझाता हूं। आर्टिकल 3, ठीक है। अब यहां बच्चों देखें तो आर्टिकल 3 क्या है। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या है। अब देखो यहां 2 में हम क्या देख रहे हैं, 2 में हम देख रहे हैं कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो क्या करे, भारत में नए राज्य की स्थापना या प्रवेश करा सके। परंतु अब 3 में क्या है, 3 में यहां एक शब्द बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर संसद को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वो भारत के अंदर, हालांकि संविधान के अनुच्छेद 2 में ये शब्द अंदर यूज नहीं है, समझ लो, परंतु हमको वो नहीं देखना, हमको कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो भारत के अंदर नए राज्य का निर्माण, अब समझना, एक तरफ देख रहे हैं हम 2 में भारत में नए राज्य का, ठीक है, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, और 3 में क्या देख रहे हैं, भारत के अंदर नए राज्य का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन का अधिकार किसे होगा, संसद को होगा, परंतु किसकी पूर्व अनुमति पर, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर। ठीक, अब यहां इसी बात को देखते हैं। राष्ट्रपति की, पूरा नहीं लाइन लिखूंगा बच्चों, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर संसद को, चलो लिखना ही पड़ेगा लग रहा है, संसद को यह अधिकार है, यह अधिकार है कि वह भारत में नए राज्य का, नए, इसको दूसरे पेन से करते हैं ताकि एकदम स्पष्ट रहे, भारत में नए राज्य का निर्माण, यहां बच्चों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नए राज्य का निर्माण, उसके क्षेत्र
सीमा या नाम में परिवर्तन कर सके। ठीक है, परिवर्तन कर सके। अब बच्चों यहां समझ लो, ठीक है, 2 और 3 एक साथ हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, पहले यहां सारी बात देख लो। भारत में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का अधिकार किसे होगा? संसद को होगा। ठीक, 3 में क्या है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसे? संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो भारत में नए राज्य का निर्माण, यहां शब्द क्या यूज हुआ? निर्माण, क्षेत्र, सीमा या नाम में क्या कर सके? परिवर्तन कर सके। इसको समझना है तो हम ऐसे समझते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमने बनाया भारत का क्षेत्र। ठीक है, भारत का क्षेत्र। और अब यहां हमने बनाया ये नेपाल का क्षेत्र, नेपाल का क्षेत्र। ठीक, अब देखो बच्चों, अनुच्छेद 2 में क्या है? आर्टिकल सेकंड कह रहा है कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो भारत में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सके। तो अब जैसे मान लो बच्चों, ये नेपाल है, ये नेपाल है, तो अब नेपाल अपना विलय कहां करना चाह रहा है? भारत में करना चाह रहा है। तो अब भारत में नेपाल ने अपना अगर विलय कर दिया तो भारत क्या करेगा? उसके पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो भारत के जो 28 राज्य हैं, तो अब 28 राज्य में नेपाल को क्या करे? 29वां राज्य घोषित कर दे, या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो इसको 9वां केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दे। ठीक है, 9वां केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दे। तो ये सिस्टम है बच्चों। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर बाहरी कोई देश हमारे देश का अंग बन रहा है, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बन रहा है वो, तो वो किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। ठीक है, क्लियर बात? अच्छा, अब देखो, अब अगर भारत के अंदर, अब यहां आ जाओ, अनुच्छेद 3 क्या है? आर्टिकल 3 क्या है? अब भारत के अंदर, ठीक है, मैंने पहले ही शब्द यूज किया भारत के अंदर। जैसे हम यहां बात कर लें तेलंगाना की, ठीक ना, ये आंध्र प्रदेश, और इस आंध्र प्रदेश में यहां ऐसे तेलंगाना। तो भारत के अंदर अब मान लो ये हो गया आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से एक क्षेत्र काट के बनाया गया एक नया राज्य। ठीक है, एक नया राज्य। ये नया राज्य कौन बना? तेलंगाना। तो अब भारत के अंदर से कोई राज्य को, एक राज्य को काट के दूसरा राज्य बनाए, या 2-3 राज्यों के छोटे छोटे क्षेत्रों को काट के नया राज्य बना दिए, तो ये क्या हो गया? ये अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का निर्माण हो गया। ठीक है, तो अब हमें यही बात ध्यान में रखना है, 2 में प्रवेश का मतलब यह है कि कोई विदेशी देश हमारे वहां आके मिल गया और हमने उसको केंद्र शासित प्रदेश या अपना राज्य बना लिया। ठीक, वो किस अनुच्छेद के तहत होगा? 2 से। और 3 में क्या है? हम अपने देश के अंदर ही 1, 2 या 3 राज्यों के छोटे छोटे क्षेत्रों को काट के एक नया राज्य बना दिए, तो वो फिर किस अनुच्छेद के तहत होगा? अनुच्छेद 2 के तहत होगा। ठीक है, 2 के तहत। अब इसमें बच्चों अनिवार्य बात क्या है? अनिवार्य बात यह है कि 2 वाले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए, परंतु 3 वाले में राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति अनुमति देगा तब संसद ऐसा कर सकती है। ठीक है, वैसे नहीं करेगा। अच्छा, राष्ट्रपति अनुमति देता है तो क्या करता है वो? बच्चों देखो, जो राज्य होते हैं ना, मान लो उत्तर प्रदेश से काट के अगर बनाना है पूर्वांचल राज्य, तो अब ये पूर्वांचल राज्य का निर्माण कौन करेगा? तो निर्माण करेगा यहां पे संसद। अब संसद निर्माण करेगा, परंतु उससे पहले क्या है? उससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेगा संसद। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के सरकार से पूछेगा, ठीक ना, कि हम आपका ये जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है इसको काट के 2 पार्ट में करना चाह रहे हैं और एक हम जो है नया राज्य बनाना चाह रहे हैं। कौन सा राज्य? पूर्वांचल। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो अब क्या होगा? वो राज्य
सहमति दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर सहमति नहीं दिया, ये यहाँ क्वेश्चन, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा डिटेल में, ठीक है, हालांकि मैं अभी वापस आ जाऊंगा, उसमें कंडीशन भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे कंडीशन है, विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद, उसमें बहुमत उमत का मैटर, वो सब उतना डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक, तो अब मान लो मना करता है अगर, तो क्या नया राज्य नहीं बनेगा। याद रखना बच्चों, मना करे या ना करे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा संसद के ऊपर। ठीक है, बस होगा क्या, राष्ट्रपति बता देगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, यहाँ का जो विधानमंडल है, वो अनुमति नहीं दे रहा है पूर्वांचल राज्य बनाने की। ठीक है, तो राष्ट्रपति बस ये सूचना दे देगा, सूचना दे दिया। और राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति केंद्र सरकार के परामर्श पे ही काम करती है। ठीक है, जो हमारा केंद्र का मंत्री परिषद है उसके सलाह पे करती है, तो राष्ट्रपति मना करेगा ही नहीं, तो राष्ट्रपति क्या है, अनुमति दे देता है। तो तेलंगाना का जब निर्माण हो रहा था तो वहां की राज्य की सरकार ने, आंध्र प्रदेश की सरकार ने मना किया कि नहीं, तेलंगाना राज्य का निर्माण मत करिए, परंतु संसद नहीं मानी, उसने क्या किया, निर्माण कर दिया, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दिया। ठीक है, तो ये बात बच्चों, खैर कितना बात ध्यान में रखना है, बात इतना बस ध्यान में रखो कि संसद भारत के अंदर 1, 2 या 3 राज्यों को काट के, एक ही राज्य में से काट के नए राज्य का निर्माण कर सकता है। किसकी पूर्व अनुमति पे करेगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पे। ठीक, अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये बताइए कि इलाहाबाद जो था उसको प्रयागराज कर दिया हमारी योगी सरकार ने, आप तो कह रहे हैं कि संसद जो है ऐसा कर सकती है। ये बच्चों ध्यान रखो, राज्य सरकार राज्य के अंदर किसी जिले का, ठीक ना, किसी जिले का नाम बदल सकता है। ठीक है, किसी जिले का नाम बदल सकता है, वो पूरा जो है, पूरा राज्य का नाम वो नहीं बदल सकता। अब कहोगे सर ये बात क्यों लाए हैं, ये बात इसलिए मैं लाया हूं बीच में कि बच्चों अब हम क्या देखने जा रहे हैं, नया राज्य का निर्माण तो हो गया, परंतु फिर क्या लिखे हैं, क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन। तो अब अगर उत्तर प्रदेश का नाम बदल के रखना है उत्तम प्रदेश, तो उत्तम प्रदेश कौन रखेगा संसद। क्या राज्य की सरकार ऐसा करने से रोक सकती है, नहीं रोक पाएगी। ठीक है, नहीं रोक पाएगी। तो अगर बात आई कि किसी प्रदेश का नाम कौन बदलता है, तो वो भी कौन बदलता है, संसद बदलती है। किस अनुच्छेद में उसको ये पावर दिया गया है, तो अनुच्छेद 3 के तहत उसको ये पावर दिया गया है। ठीक है, तो जो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हुआ है वो राज्य सरकार ने किया है, परंतु वो जिला है। ठीक है, जिला है। अच्छा, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन, तो अब मान लो बच्चों, जैसे हमारा बॉर्डर मान लो बिहार से लग रहा है, तो अब बिहार को हमने क्या किया, अपने प्रदेश का थोड़ा पार्ट जो है बिहार में सम्मिलित करा दिया, यानी सीमा क्या किया हमने, उत्तर प्रदेश की कम किया और बिहार की बढ़ा दिया। ये भी किस अनुच्छेद के तहत हो रहा है, ये भी अनुच्छेद 3 के तहत हो रहा है। कौन कर रहा है, संसद कर रहा है, किसकी अनुमति पे, राष्ट्रपति की। क्लियर इतनी बात। ठीक, अब अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही बात हम लोगों ने लिखा है, अब यही देख लेना, आर्टिकल 2, ठीक ना, अनुच्छेद 2, ठीक, नए राज्य का प्रवेश, अनुच्छेद 2, ठीक, ये सारी बात मैंने बता दिया, यहां इतना क्लियर। अब आ जाओ अनुच्छेद 3 पे। ठीक है, एक ही बात को बार बार क्या रिपीट करूं। ठीक है, आर्टिकल 3, आर्टिकल 3। अच्छा, अब ये 3 क्या है, 3 क्या है, नहीं सॉरी 4, 3 तो पढ़ा ही दिया ना। ठीक है, अब ये 4 क्या है, इसको देखते हैं। ठीक है, 4 क्या है, इसको देखते हैं, 4 क्या है। ठीक, अब देखो बच्चों 4 क्या है, 4 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ठीक है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किए गए कार्य क्या होगा, संविधान का संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक, तो देख ले, यहां लिखते हैं, पूरा नहीं लिखना है, अनुच्छेद 2 तथा 3 के तहत किए गए कार्य यहां आर्टिकल भी यूज करेंगे, आर्टिकल 368, अनुच्छेद 359 के तहत संविधान का
संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, अब यहां देखो बच्चों, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ठीक है, और यहां है अनुच्छेद 368। ठीक है, अब बच्चों देखो समझ, जैसे हम देखते हैं अक्सर कि संविधान में जब संशोधन होते हैं तो संशोधन की बच्चों देखो 3 प्रक्रियाएं हैं। ठीक ना, संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं। वो 3 प्रक्रियाएं क्या हैं, पहले इसको ये समझने के लिए बच्चों संविधान का संशोधन समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले देखें हम, तो संविधान में संशोधन एक होता है साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक, दूसरा होता है विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधान मंडलों का समर्थन। आधे राज्यों के विधान मंडलों का समर्थन। ठीक है, अब सुनना, तो देखो बच्चों अनुच्छेद 368 यही संविधान में संशोधन का प्रक्रिया बताता है। तो जब कभी संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं, ठीक है, साधारण बहुमत से होते हैं, तो संविधान संशोधन का हमको कोई क्रम, कोई वर्ष नहीं मिलता है। जैसे हम लोग देखते हैं क्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। हम लोग कल के क्लास में देखे इस बात को। ठीक है, चलो सही है, हम लोग देखेंगे। तो अब यहां पे अगर कोई राज्य हमारे वहां सम्मिलित हुआ, ठीक है, अगर कोई राज्य मतलब कोई देश अगर हमारे वहां मान लो सम्मिलित हुआ, ठीक है, मान लो नेपाल का विलय भारत में हुआ, ठीक, तो उसका कोई भी संशोधन का वर्ष, कोई क्रम नहीं दिया रहेगा। ठीक, तो अब देखें हम सिक्किम को। अब सिक्किम जो है, यहां बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, सिक्किम, हाँ यहां, ठीक है, सिक्किम। अब सिक्किम का विलय वहां के राजा चोंग्याल, ठीक ना, वहां के राजा चोंग्याल थे सिक्किम में, और वहां पे जन्म संग्रह हुआ। ठीक है, जन्म संग्रह हुआ, तो जन्म संग्रह में वहां की जनता जो है भारत के अंदर, उस पहले सिक्किम क्या है, एक स्वतंत्र देश था। ठीक है, तो भारत के अंदर विलय कराने के लिए वहां की जनता तैयार हुई। ठीक है, और वहां का राजा जो था चोंग्याल बहुत अच्छा शासक नहीं था। ठीक है, अच्छा शासक नहीं था, तो परिस्थितियां वहां पे जो है बिगड़ती चली गई, चोंग्याल के अगेंस्ट लोग जाते चले गए। हालांकि आरोप लगते रहे कि ये वहां पे विरोध प्रदर्शन जो भी हो रहे हैं चोंग्याल के खिलाफ, ये सब कौन करवा रहा है, भारत की सरकार करवा रही है। उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो चीन ये बार बार आरोप लगा रहा था। खैर, आरोप में कितनी सच्चाई थी, क्या था, इस बातों को हम लोग यहाँ पे लेके बात नहीं करेंगे। ठीक, तो अब विलय भारत में हो गया। तो अब जब सिक्किम का विलय भारत में होता है, ठीक है बच्चों, तो अब ये 36वां संविधान संशोधन है ना, वर्ष 1976 ही है। ठीक है, वर्ष 1976 ही है, परंतु जो 42वां संशोधन हुआ उसके पहले ही 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब देखो मैं बच्चों सारी चर्चा कर रहा हूं। 36वां संविधान संशोधन, तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक नया आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 2A, ठीक ना, 2A, ठीक है, यानी 2 क और 2 का अनुच्छेद बना के जो सिक्किम है इसको क्या किया गया, इसको भारत के सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक ना, भारत के सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया, या हम जिसको कहते हैं
सह राज्य, ठीक ना, सह राज्य मतलब सहयोगी राज्य, तो सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। अब देखो भारत में सिक्किम को मिलाया गया, ठीक है, सिक्किम का प्रवेश भारत में हुआ, परंतु हम क्या अभी पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो बच्चों, इस पॉइंट्स को, ठीक है, बच्चे क्लियर नहीं रख पाते हैं, बड़े बहुत ध्यान से समझना, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। 4 में क्या लिखा है कि आप अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई काम कर रहे हैं, यानी कि भारत में नए राज्य कोई अगर आया, यानी कि कोई विदेशी देश भारत का अभिन्न अंग बना, तो अनुच्छेद 2 के तहत बना। भारत के अंदर 2 राज्य, 3 राज्य या एक ही राज्य को काट के नया राज्य बनाए, ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत हुआ, 3 के तहत। तो 2 और 3 के तहत यानी ये जो काम किए जाएंगे, नए राज्य का निर्माण वगैरह वगैरह, ये क्या होगा, संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। तो जब नहीं माना जाएगा तो फिर इसका कोई क्रम और कोई वर्ष नहीं मिलेगा। परंतु सिक्किम का विलय जब भारत में हुआ तो हम देख क्या रहे हैं कि हमको संविधान का संशोधन दिख रहा है, ठीक है, हमको संविधान का संशोधन दिख रहा है। अब संविधान का संशोधन ये कैसे दिख रहा है, तो वही बच्चों मैं कह रहा हूं कि जो ये हमारा संविधान का संशोधन हुआ, ठीक है, वर्ष 1976 में ही, तो सिक्किम को सह राज्य के रूप में मिलाया गया भारत में। तो अब देखो मिलाया गया तो हमको क्या यहाँ पे क्रम दिख रहा है, ठीक है, ये क्रम हमको दिख रहा है 36वां। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि ये मैंने 36 लिखा है, 35 होगा, ठीक ना, ये 35 है, 35वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये 35वां। तो अब हमको दिख रहा है ये यहाँ पे क्रम कि 35वां संविधान संशोधन, ठीक है, वर्ष 1976 के द्वारा मान्यता दे दी गई कि सिक्किम क्या है, भारत का सहयोगी राज्य है, ठीक है, सहयोगी राज्य। तो देखो बच्चों, अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है, यहां बड़े ध्यान से समझना, अनुच्छेद 2 के तहत विलय नहीं हुआ है, अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम का भारत में विलय नहीं हुआ है। अनुच्छेद 2 क यहां दिख रहा है, ठीक ना, अनुच्छेद 2 क के तहत हुआ है, तो 2 का एक नया ये अनुच्छेद है। तो ये बात 4 वाली कहां लागू हो रही है, 4 वाली बात 2 में और 3 में लागू हो रहा है ना, ये तो एक नया अनुच्छेद पैदा हो गया 2 का, तो इसके ऊपर ये बात लागू नहीं हो रही है। इस वजह से हमको संविधान का संशोधन का क्रम यहां पे देखने को मिल जाता है। बात क्लियर, ठीक है। अगर इसके बाद भी बच्चों कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में उसको जरूर पूछना, ठीक है। सर वीडियो में ही एक बार फिर इसको क्लियर कर दीजिएगा और अच्छे से बता दीजिएगा, मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज जो है मैं बोलता हूं बच्चे ये पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि 4 का मतलब क्या है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 1 2 3 4 क्या हुआ, यहाँ पे चारों क्लियर। अब बच्चों हम देखते हैं अगला, अब 1 से लेके 4 खत्म हुआ तो ये चैप्टर नहीं खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अब बच्चों देखो, भारत में राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन, तो अब भारत में राज्यों का पुनर्गठन जो है, अब हम लोग बच्चों इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। देखो यहां एक मैं कमेटी लिखूंगा जिसका नाम क्या होगा, एस के धर, ठीक है, एक कमेटी का नाम लिखते हैं और ये कमेटी क्या हो गया, एस के धर समिति, एस के धर समिति, ये एस के धर समिति, ठीक। अब एस के धर समिति जो है ये क्या कर रहा है, अब देखो ये गठन इसका कब हुआ, जून 1948, जून 1948 में। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष जस्टिस एस के धर, जस्टिस एस के धर। तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, जस्टिस एस के धर। तो एस के धर कमेटी का गठन हुआ और गठन में क्या हुआ, गठन में ये हुआ कि जो आज की डेट का आंध्र प्रदेश है, ये बच्चों कोई एक समय ऐसा था, कोई समय ऐसा था कि ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, अलग राज्य नहीं था,
ये पूरा किसका पार्ट था? ये बच्चों पार्ट था आंध्र प्रदेश मद्रास का, ठीक है, मद्रास का। इधर का जो एरिया है, यहाँ के लोग एक अलग भाषा बोलने वाले थे, भाषा का नाम क्या है? तो तेलुगु, ठीक है। और इधर के लोग जो हैं वो अलग भाषा का यूज करते थे, तो उस भाषा का नाम क्या है? तमिल, ठीक है। तो उस भाषा का नाम तमिल, ठीक है। तो तमिल और तेलुगु। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे डिमांड उठ रही थी कि भाषा के आधार पे हम लोग के साथ भेदभाव होता है, इस वजह से एक काम करिए, असुविधा भी होता है, तो भाषा के आधार पे एक नया राज्य बनाइए, ठीक है। तो यहाँ के लोग जो है डिमांड कर रहे थे, तो हुआ क्या, एक कमेटी का गठन हुआ, ठीक है, एक कमेटी का गठन हुआ, और इस कमेटी का नाम क्या था? एसके धर। तो एसके धर कमेटी से पूछा गया कि आप जरा चेक करिए और बताइए कि क्या भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन हो सकता है, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक। तो एसके धर कमेटी ने रिपोर्ट में ये कहा कि भाषा के आधार पे, केवल भाषा के आधार पे नए राज्य का गठन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा भाषाएं हैं, और अगर भाषाओं के आधार पे नए राज्य का निर्माण होने लगा तो ऐसे तो जो है भारत का अखंडता जो है वो कहीं ना कहीं लगेगा प्रभावित होने। भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा, बहुत ज्यादा राज्य हो जाएंगे, ठीक है, और देश का पैसा बेतहाशा खर्च होगा, ठीक है। इलेक्शन कराओ, राज्यपाल नियुक्त करो, वहां पे फिर जो है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण, ठीक है, हर वर्ष जो है पता चलेगा एक न एक राज्य में जो है हर 2 महीने पे चुनाव होता रहेगा, महीने महीने पे चुनाव होता रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, भाषा के आधार पे नए राज्य के गठन की मंजूरी नहीं दिया, ठीक। फिर क्या होगा, अब एक कमेटी आएगी, अब उसको जरा देखो, अब एक कमेटी आएगी, तो उस कमेटी का नाम क्या होगा? उस कमेटी का नाम होगा जेवीपी कमेटी, ठीक ना, जेवीपी समिति। अब जेवीपी समिति का गठन हुआ। अब जेवीपी समिति क्या करेगा? अब देखो यहां बच्चों ध्यान रखना, जेवीपी समिति ये क्या करेगा? ये एसके धर समिति की रिपोर्ट जो होगी, रिपोर्ट इसकी जांच करेगा, रिपोर्ट पर विचार करेगा। तो इसके रिपोर्ट पर विचार करने या इसके रिपोर्ट की जांच करने के लिए गठन किया जाएगा किसका? जेवीपी समिति का। अब इस जेवीपी समिति में कितने लोग सम्मिलित थे? तो जेवीपी नाम से देखे तो टोटल कितने हैं यहाँ पे? 3 लोग। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, ठीक। वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब तो पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, ये बच्चों 3 लोग हैं। अब ये 3 लोग क्या करेंगे? एसके धर कमेटी का जो रिपोर्ट आया उसकी जांच करेंगे, और जांच के बाद ये लोग भी निष्कर्ष निकालेंगे इस बात का कि हाँ वास्तव में भाषा के आधार पर नए राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। और इस जेवीपी समिति का गठन कब होगा? तो गठन 1948 में ही होगा, परंतु इसका मंथ बदल जाएगा, महीना बदल जाएगा, और ये कब गठित होगा? दिसंबर 1948। तो दिसंबर 1948 में गठन होगा जेवीपी समिति का। इसमें कितने लोग रहेंगे? इसमें 3 लोग रहेंगे। अब बच्चों यह क्वेश्चन बन गया, पहला क्वेश्चन, जेवीपी समिति का गठन कब होता है? तो दिसंबर 1948 में। अच्छा ठीक है, जेवीपी समिति में कुल कितने लोग थे? तो 3 लोग थे, ठीक। ये 3 लोग जो हैं कौन कौन थे? तो यहाँ पे हम पूरा नाम देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इसमें फिर एग्जामिनर क्या करता है, जे का मतलब क्या होता है वो पूछ लेगा। नाम दिया रहेगा कि यहाँ पे जे का तात्पर्य क्या है, ये किस नाम को बताता है। तो अब जे से करते हुए 4 नाम दिया रहेगा, और उसी में एक नाम जवाहरलाल नेहरू भी रहेंगे। ऐसे ही पी का भी पूछ लेगा, वी का भी पूछ लेगा, ठीक। तो अब इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी मना कर दिया, ठीक। अब मना कर दिया तो अब देखो इसके बाद रिजल्ट क्या होगा बच्चों? अब इसके बाद रिजल्ट ये होगा, ज्यों ही जेवीपी समिति की रिपोर्ट आएगी,
ठीक है, एसके धर ने तो दे दिया था, और जेवीपी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दे दिया। तो अब इस रिपोर्ट के आने की वजह से आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश, वहां पे जनता जो है एकदम विद्रोह की मुद्रा में आ जाती है। वहां के लोगों में एक बड़ा असंतोष फैल जाता है, ठीक है, असंतोष फैल जाता है। तब क्या होगा, वहां के एक बड़े फेमस नेता रहेंगे, ठीक ना, वहां के एक बड़े फेमस नेता रहेंगे जिनका नाम क्या रहता है, जिनका नाम रहता है पोट्टी श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु। तो ये आंध्र प्रदेश के बड़े फेमस लीडर थे। और ये क्या होगा, ये बच्चों बैठ जाएंगे अब आंध्र प्रदेश में क्या, भूख हड़ताल पे, भूख हड़ताल। अब ये आ जाएंगे हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। तो भूख हड़ताल पे ये आ जाते हैं। अब हड़ताल इनका चलता रहेगा कि भाषा के आधार पे ही सही नए राज्य का निर्माण करेंगे। तो अब क्या होगा, ये हड़ताल करेंगे और लगभग कितना दिन बैठेंगे, 56 दिन, ठीक ना, 56 दिन ये भूख हड़ताल पे बैठेंगे। यहां लिख दें 56 दिन, 56 दिन की भूख हड़ताल। तो 56 दिन की भूख हड़ताल होगी। और भूख हड़ताल के बाद, भूख हड़ताल के बाद होगा क्या, इनकी मृत्यु हो जाएगी। भूख हड़ताल के बाद मृत्यु किसका, ठीक है, पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है। तो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। कब होगा, तो 15 दिसंबर 1952 को, ठीक है। तो 15 दिसंबर 1952, 15 दिसंबर 1952 को इनका क्या हो जाएगा, इनका निधन हो जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगी। अब तो बच्चों अभी देखो, अभी क्या था, अभी स्थिति ये थी कि जेवीपी समिति का रिपोर्ट आया, उसी से इतना असंतोष फैल गया था। और उसके बाद ये बड़े लोकप्रिय लीडर थे आंध्र प्रदेश के, समझ लो। अब ये जो है कि भूख हड़ताल की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अब जब बच्चों मृत्यु हुआ तब क्या हुआ, तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ी, खूब ज्यादा आगजनी वगैरह जो है, बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई। तो सरकार उस समय क्या हुआ, सरकार बैकफुट पे आई और भाषा के आधार पे, ठीक है, नए राज्य के गठन की मंजूरी क्या किया, सरकार ने दे दिया, ठीक। तो अब क्या होगा, ये जो आंध्र प्रदेश था, ठीक ना, ये मद्रास जो था, अब इस मद्रास से अब एक नया राज्य बनेगा और ये क्या होगा, ये कहलाएगा बच्चों आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो यहां देखें तो भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है बच्चों। तो ये बात इतना क्लियर, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे दो बात हम लोग को और ऐड करनी है, ठीक है, दो बात और ऐड करनी है। वो क्या, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर नया राज्य बन रहा है, परंतु कब बना, ठीक है, परंतु कब बना। तो अब इसको देखें, तो इसको देखो, तो यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर 1953। तो 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, आंध्र प्रदेश का निर्माण होगा। और भाषा क्या होगी, भाषा, तो किस भाषा के बेस पे बनेगा, तो भाषा जो होगा बच्चों वो हो जाएगा तेलुगु, ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पे नए राज्य का निर्माण पहली बार, ठीक है, होगा। तो यहां तक की बात हम लोग की बच्चों क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बराबर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, बराबर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाषा के आधार पे गठित होने वाला भारत का पहला राज्य, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक। किस भाषा के आधार पे, तेलुगु, ठीक है। अच्छा, तो क्या अब ये चैप्टर खत्म हो गया ना, अभी भी कुछ बातें बाकी हैं, ठीक है बच्चों, कुछ बातें बाकी हैं। अब क्या, अब देखो, अब एक नया आयोग का गठन होगा,
इस आयोग का नाम क्या होगा? फजल अली, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन होगा। वर्ष क्या होगा? वर्ष होगा 1956, ठीक है, और सॉरी 1953, ठीक है। फजल अली 1953, तो 1953 में गठन होगा, उसी वर्ष गठन हो जाएगा फजल अली आयोग का। अब यहां बच्चों ध्यान रखना, अब पूछेगा फजल अली आयोग में कुल कुल सदस्य, फजल अली आयोग में कुल सदस्य यहां भी कौन कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। 3 कौन कौन से हैं? नंबर 1 यहां देखिए तो के एम पणिक्कर, दूसरा स्वयं जो है फजल अली, ये तो अध्यक्ष ही थे, ठीक है, फजल अली। इस समिति के तो अध्यक्ष थे फजल अली। और फिर इसके बाद तीसरे जो हैं हृदयनाथ, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू। अब इस आयोग का जब गठन होगा तो अब इस आयोग को एक जिम्मेदारी दी जाएगी। इस आयोग को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? अब इसको जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप थोड़ा चेक करिए और अब आप बताइए कि क्या भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन हो सकता है, ठीक। तो अब बच्चों ध्यान रखना कि भाषा के आधार पर नए राज्य के गठन की मंजूरी ये भी नहीं देंगे, केवल भाषा को यह आधार नहीं बनने देंगे। ये क्या बोलेंगे? अब देखो, ये बोलेंगे कि नया राज्य बनेगा, भाषा तो कारण में शामिल होगा, ठीक है। तो अब नए राज्य के निर्माण के लिए क्या बोलेंगे कि भाषा साथ साथ सांस्कृतिक विविधता, फिर भौगोलिक पिछड़ापन, और इसके बाद प्रशासनिक असुविधा, जो कि सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है विभाजन का, प्रशासनिक असुविधा, ये सबसे बड़े रीजन में सम्मिलित होता है बच्चों, ठीक है, नए राज्य के निर्माण के लिए। तो ये इतने कारण कम से कम जो है होने चाहिए, ठीक है। अगर इतने कारण हैं, ठीक है, इतने कारण हैं, तब क्या होगा? तब जो है नया राज्य का निर्माण हो सकता है, ठीक ना, नए राज्य का निर्माण हो सकता है। तो अब देखो क्या होगा, यहां पहले क्वेश्चन देखें। फजल अली आयोग का गठन हुआ, कब हुआ? वर्ष 1953 में। कुल कितने सदस्य? 3 सदस्य। 3 सदस्य कौन कौन? के एम पनिक्कर, फजल अली खुद अध्यक्ष रहेंगे, हृदयनाथ कुंजरू, तो ये 3 लोग। अब इन 3 लोगों ने क्या कहा? केवल भाषा के आधार पर नए राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक। अब क्या बोला कि भाषा के साथ साथ कुछ और कंडीशन हैं, अगर वो भी साथ में हो तब कर सकते हैं, वैसे नहीं, ठीक है। तो और कंडीशन क्या हो गए? यहां बोर्ड पे बच्चों आपको सामने दिख रहा है, ठीक। अब देखो, अब निर्माण हुआ जब आंध्र प्रदेश का, तो फिर भाषा के आधार पे बंबई, ठीक ना, बंबई में पहले बच्चों गुजरात भी शामिल था, ठीक है, बंबई में पहले गुजरात भी शामिल था। तो गुजरात का अब गुजरात वाले क्या है? गुजराती, और महाराष्ट्र वाले क्या बोलेंगे? मराठी, ठीक है। तो इस आधार पे बंबई का अब विभाजन हो जाएगा, गुजरात अलग हो जाएगा और बंबई अलग हो जाएगा, ठीक ना, बंबई अलग हो जाएगा। तो ये इसकी भाषा क्या रहेगी? मराठी, और गुजरात वालों की गुजराती, ठीक है। तो ये तो अब सरकार को एक बात समझ में आ गई कि अब नए नए राज्यों का, ठीक है, निर्माण जो है, अब ये सब कुछ सीन अब चलने वाला है ठीक ठाक। तो अब इसलिए होगा क्या? सरकार हमारी एक संस्था का निर्माण करेगी, ठीक ना, तो नाम क्या होगा? राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। अब देखें यहां राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाएगा, और इसका वर्ष क्या होगा? इसका वर्ष होगा बच्चों 1956,
तो राज्य पुनर्गठन आयोग का किया जाएगा निर्माण, और ये अब क्या बोलेगा, सेम वही बात, ठीक है, फजल अली आयोग वाला, कि ये भी कहेगा केवल भाषा आधार नहीं हो सकता, भाषा के साथ साथ, ठीक है, भाषा के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, ठीक है, प्रशासनिक असुविधा, प्रशासनिक असुविधा, भौगोलिक पिछड़ापन, असुविधा, भौगोलिक पिछड़ापन, ठीक है, भौगोलिक पिछड़ापन। अब सारी बात को लिखना नहीं, वो मैंने पहले ही, ठीक है बच्चों, लिख दिया, ठीक है। देश की एकता और अखंडता, ये सब क्या होगा, इसमें शामिल होगा, ठीक है। अगर नए राज्य के निर्माण से देश की एकता खराब हो रही है, अखंडता बाधित हो रही है, तो क्या होगा, नए राज्य का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो एकता, अखंडता, भौगोलिक पिछड़ापन, ये सारा आधार बताया, ठीक है, किसने, राज्य पुनर्गठन आयोग ने। तो अब किसी नए राज्य का अगर गठन होना होता है तो अब इसके लिए बच्चों कोई आयोग वगैरह का गठन नहीं होता। जैसे हम लोग देखे क्या, एसके धर आया, जेवीपी समिति आया, जेवीपी समिति के बाद हम देखते हैं फिर कौन आ जाता है, फजल अली आ जाते हैं। तो अब अगर कुछ ऐसा डिमांड उठता है, अब जैसे मान लो यूपी से नया राज्य पूर्वांचल की मांग अगर मान लो उठी, ठीक है, पूर्वांचल की उठी, तो अब इसके लिए कोई आयोग वगैरह गठित करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक अलग आयोग बन के तैयार है। यही क्या करेगा, जांच करेगा, और जांच करने के बाद रिपोर्ट देगा कि भाषा के आधार पर नए राज्य का निर्माण हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है, या नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ये नए राज्य के निर्माण की बात को, ठीक है, पूरा देखेगा। तो अब बच्चों यहां जाके हम लोगों का ये चैप्टर होता है पूरी तरह खत्म। अब आप एसएससी सीजीएल दो, ठीक है, एसआई दो, यूपीपी दो, जेई दो, ठीक है, एमटीएस दो, कुछ भी, यानी कि हर वो पेपर जिसमें आपसे जीएस पूछे जाते हैं, और जीएस में पूछा जा रहा है संविधान यानी इंडियन पॉलिटी अगर पूछा जा रहा है, और इंडियन पॉलिटी में इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप एकदम 95 से 98% निश्चिंत रहो कि क्वेश्चन आपका इसके बाहर अब नहीं जाना है, ठीक ना, इसके बाहर क्वेश्चन अब नहीं जाएगा, इतना सफिशिएंट है, ठीक। अब देखो कहां जो है, कहां 5% में कहां पॉसिबिलिटी है, 5% में पॉसिबिलिटी कहां है। अब पॉसिबिलिटी देखो कहां है, अगर होगी भी तो वो पीडीएफ में पॉसिबिलिटी जो है वो पीडीएफ में ही खत्म हो जाएगा। आप कहोगे सर उस पर वीडियो बना दो, तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, वो अदरवाइज वीडियो बनाने की मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं बच्चों कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे जैसे हम देखें तो भारत में उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ वर्ष 2000 में कौन, उत्तराखंड। बिहार से अलग हुआ झारखंड, ठीक है, झारखंड। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। तो ऐसे जो नए नए राज्य बने हैं, समझ रहे हो ना, जो नए नए राज्य बने हैं, ये राज्य किस वर्ष कहां से कट के बने हैं, कहां से कट के बने हैं। मान लो पूछा कि उत्तराखंड का निर्माण किस राज्य को काट के किया गया है, तो उत्तर प्रदेश को, ठीक है, उत्तर प्रदेश को। झारखंड का निर्माण किस राज्य को काट कर किया गया है, तो बिहार को, बिहार को। ऐसे बच्चों पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और फिर पूछा जाएगा उसका वर्ष क्या है, किस वर्ष झारखंड का निर्माण हुआ, किस वर्ष जो है उत्तराखंड का निर्माण हुआ। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये अब देखो पूछने की संभावना बच्चों इससे खत्म है। वनडे में वैसे भी यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, समझ रहे हो। आयोग पीसीएस वगैरह का जो पेपर होता है वहां पे आते थे, अब वहां भी नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसके बावजूद मैं पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड कराऊंगा उस पीडीएफ में, ठीक है, उस पीडीएफ में मैं पूरा आपको बताया रहूंगा कि कैसे जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तक, ठीक ना, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, उसी में लद्दाख भी शामिल था। तो जम्मू कश्मीर ये क्या हुआ, इसको बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश, और इसको दो पार्ट में बांट दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख, और दूसरा बन गया कौन, दूसरा बन गया जम्मू कश्मीर। पहले
पहले दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों अलग थे, मगर बाद में दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया। कब किया गया, ठीक, कब किया गया, कैसे किया गया, ये जो डिटेल है मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। आप पीडीएफ पढ़ना, पीडीएफ पढ़ने के बाद अगर आपको समस्या आती है तो आप बताना, कॉल कर देना आप लोग, ठीक है कि सर जो है पीडीएफ पढ़ने के बाद भी थोड़ा सा इच्छा हो रहा है कि इस पे एक वीडियो सर बन जानी चाहिए, ठीक है, तो बन जाएगा। मगर मैं कह रहा हूं बच्चों 95% श्योर है, आप जो पढ़ोगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। उसको आप वीडियो पर डिमांड शायद ही करो, ठीक है। तो वो क्या है, पीडीएफ मिलेगा तो भी बच्चों याद रखना उसको तब पढ़ना है जब ये पूरा तैयार हो जाए। लगे कि एकदम हम सोते हुए इसको जो है बता देंगे तो अब ये लगे कि हाँ चलो, बाकी जो है जो जहां से सर ने बोला था कि 5% में पॉसिबिलिटी है कि वनडे में ही, जेई में ही क्वेश्चन वहां से पूछ लिए जाए, तब चलो लाओ अब देख लेते हैं। अदरवाइज आपका ये सेक्शन अगर नहीं तैयार हो पाया है तो आप उस पर वर्क मत करना, ठीक है, उस पर वर्क मत करना। बात क्लियर, सारी बात बच्चों मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। तो अब क्लास को यहीं पे बच्चों छोड़ेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो पढ़िए, तैयारी करिए, और जहां से जो भी सपोर्ट चाहिए हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और अब ये जो वीडियो है वो आपको नए चैनल पे प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है, पुराने वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक, चैनल का नाम आप सब लोग जान चुके हो, ठीक है। तो वहां पे ये वीडियो आपको अब देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो क्लास को रोकते हैं और फिर हम लोग कल नए चैप्टर के साथ मुलाकात करते हैं, ठीक है बच्चों।